नमस्कार दोस्तों। आज मैं बिहार बोर्ड 12th क्लास पॉलिटी लेक्चर ले रहा हूँ। फर्स्ट मतलब चैप्टर फर्स्ट है ये, और नया बैच स्टार्ट कर दिया हूँ जिसमें 12वीं क्लास का पॉलिटी लेक्चर फर्स्ट ले रहा हूँ। ये सेकंड क्लास है दोस्तों, क्लास ये सेकंड है। मैंने फर्स्ट क्लास ले लिया, अगर नहीं देखे तो जाके वीडियो को प्ले लिस्ट में ज़रूर देखिए दोस्तों। आपको जो 8 सब्जेक्ट है ना, उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिंदी सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा दोस्तों। हर चैप्टर में जितने क्वेश्चन है सबका डिफिनीशन वाइज लिखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। इसलिए इस चैनल पर बनिए, और पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज देख रहे तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप जाके देखिएगा बुक में। विदेश नीति से आप क्या समझते हैं? डायरेक्ट ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, 5 नंबर में या 2 नंबर में पूछ सकते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विदेश नीति से आप क्या समझते हैं। सेम जो बुक में जो किताब दिया हुआ है प्रीवियस ईयर, वहाँ से मैं ला के चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। तो विदेश नीति उस नीति को कहते हैं जो अपने देश के लिए दूसरे देश के साथ अच्छे संबंध स्थापित करता हो सभी मामलों में समझ गए। आज जिस देश का विदेश नीति अच्छा है वह सभी मामलों में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों विदेश नीति का मतलब क्या होता है? देखिए, विदेश नीति स्थापित करने के लिए देखते हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है दोस्तों। उससे क्या बनता है? एक होता है आईएएस, एक आईपीएस, एक आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस दोस्तों। वो राजदूत बनते हैं, एक दूसरे देश में राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। जैसे अमेरिका का राजदूत भारत में रहते हैं, भारत के राजदूत अमेरिका में रहते हैं, इंडिया का राजदूत पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान के इंडिया में रहते हैं, इंडिया का राजदूत कनाडा में रहते हैं, कनाडा के यहाँ रहते हैं। तो सब देशों का राजदूत एक दूसरे के देश में रहते हैं। वो किस लिए रहते हैं? वो इसलिए रहते हैं कि विदेश नीति को कायम कर सके। क्या व्यापार होगी, क्या बात होगी, तो उसी के माध्यम से, तो वही एक विदेश नीति है। और मोटा मोटी आप समझ गए, विदेश नीति को हैंडल करने के लिए एक राजदूत की नियुक्त किया जाता है। हर देश के साथ एक विदेश राजदूत नियुक्त किया जाता है। जैसे भारत के साथ 50 देश के साथ मान लीजिए व्यापारिक चल रहे हैं मोटा मोटी, तो 50 को उस देश का हर देश से एक राजदूत आएगा भारत, और भारत का 50 राजदूत हर देश में एक जाएगा। तो समझ गए आप लोग। तो वहाँ पर बैठ के वहाँ राजदूत जो होता है तो वही डिसाइड करते हैं इस देश के साथ व्यापार, वाणिज्य, बात, जितनी भी बात होगी ना गवर्नमेंट के साथ, तो उसी के थ्रू होती है। पहले उसके पास इन्फॉर्मेशन जाता है गवर्नमेंट से, उसी के लिए वो वहाँ बैठाया ही जाता है। जैसे भारत के जो राजदूत होगा अमेरिका में किस लिए बैठाया जाता है? कि जितने भी पॉलिसी होगी, जितने भी काम हो गवर्नमेंट का, तो वो एक जरिया होता है दोनों का कॉन्टेक्ट कराने का। तो राजदूत को पता होगा कब मोदी जी को वहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो इसलिए बैठा जाता है। तो एक अच्छी विदेश नीति होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अच्छी विदेश नीति रहेगा तभी आप व्यापार कर पाइएगा, एक्सपोर्ट कर पाइएगा, इंपोर्ट कर पाइएगा, आप कुछ चीज़ खरीद पाइएगा या कुछ बेच पाइएगा आप, है ना। चाहे वहाँ से जो पैसे ला के फैक्ट्री यहाँ पर लगाएंगे, तो ये अगर विदेश नीति अच्छे नहीं, फेल्योर हो जाते हैं तो देखते हैं। अभी आप देख रहे हैं एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री है। अभी 10 साल से लगभग विदेश नीति भारत के बहुत अच्छे हैं। भारत के अंदर जो भी हो रहा हो, लेकिन भारत के विदेश नीति अच्छे हैं। तो आप एग्जाम्पल दीजिएगा तो विदेश नीति अच्छे रहने से क्या हो जाता है? व्यापार, वाणिज्य, आयात निर्यात, एक दूसरे के धर्म को मानना, तो ये सब एक अच्छे रहते हैं। अभी भारत के विदेश नीति बहुत अच्छे हैं। विदेश नीति अच्छे रहने से क्या होता है कि आपको दूसरे देश आपके विरुद्ध नहीं खड़ा होगा, है ना। दूसरे देश आपको सपोर्ट करेगा। जैसे आप देखिए, ये हो गया था कि यूक्रेन और रसिया युद्ध चल रहा था, उस समय सब देश के ऊपर अमेरिका ने बैन लगाया कि तेल नहीं खरीदेगा उससे, लेकिन इंडिया खरीद रहा था। खरीद कर रिफाइन करके जामनगर रिफाइनरी से उसको बेच दे रहा था वहाँ। तो समझ रहे हैं, तो बिजनेस नीति से फ़ायदा है। तो समझ गए होंगे आप लोग। भारत का विदेश नीति 10 सालों में अच्छे हुए हैं, और भारत का विदेश मंत्री एस जयशंकर, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, जब ये वीडियो डलेगा आपको पहुंच जाएगा। आपको 7 से 8 महीने में अभी 12वीं का बोर्ड का संपूर्ण 8 सिलेबस कंप्लीट करा जाएगा। उसके बाद रिवीजन बैच चलेगा, उसके बाद मॉडल आंसर आपको दिया जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसको फॉलो कीजिएगा, 70-80% आपको मार्क आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी मैं अच्छे से कराऊँगा। आप तो टेंशन लेने की कहीं ज़रूरत नहीं, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। आप आइए एक बार इसमें और पढ़िए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 2 उद्देश्य क्या है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 2 उद्देश्य क्या है? तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है दोस्तों, इसलिए आप लोग ये डिफिनेशन रखिएगा।
दो देश क्या था, राष्ट्रों के गुटों से दूर रहकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना। स्वतंत्र विदेश नीति क्या होता है जानते हैं दोस्तों? जैसे दो देश झगड़ रहे हैं, न इसके पक्ष में आप फैसले पक्ष में गए न उसके पक्ष में गए, आप स्वयं के एक तटस्थ रहे, मतलब समझ गए। मान लीजिए दो भाई आप लड़ रहे हैं, लेकिन बीच में जाके न इसके पक्ष में गए न उसके पक्ष में, उसी को स्वतंत्र विदेश नीति कहते हैं दोस्तों। तो पहला तो हो गया। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब विश्व विरोधी खेमे अमेरिका और रूस विभाजित हो गया दो अलग अलग गुट में, तो भारत का झुकाव कहीं ना कहीं रूस के तरफ था दोस्तों। भारत का झुकाव कहीं ना कहीं रूस के तरफ था, समझ गए। गुट निरपेक्षता और भारतीय नीति क्या है दोस्तों? गुट निरपेक्षता और भारतीय नीति क्या है? तो देखिए, सैनिक गुटों का विरोध होना, जातीय भेदभाव का विरोध करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों एवं संघर्षों के शांतिपूर्ण निपटारे का समर्थन करना, नवीन आर्थिक व्यवस्था। अब छठा क्वेश्चन पे आ जाइए। गुट निरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक है कैसे? गुट निरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक है कैसे? तो देख लीजिए, 1951 में जब सोवियत संघ के बाद विश्व एक ध्रुवीय बन चुका है, मिस्र ने सुझाव दिया कि गुटबंदी समाप्त होने के कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य पूरा हो गया है। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन के समूह में शामिल हो जाना चाहिए। किसने सुझाव दिया था? तो मिस्र ने दिया था दोस्तों, समझ गए। अब आगे देखिए, राष्ट्र निर्माण तथा उनकी समस्या शीत युद्ध का दौर। राष्ट्र निर्माण तथा उनकी समस्या शीत युद्ध का दौर क्या था? हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से देख पाइएगा। तो देखिए, शीत युद्ध क्या था तो शीत युद्ध कोल्ड वार था। शीत युद्ध में आपको मोटा मोटी अच्छे समझा दे रहा हूँ, एक बार में आपको समझेगा दोस्तों। शीत युद्ध एक कोल्ड वार था दोस्तों, अमेरिका और रूस के बीच। उस समय रूस सोवियत संघ हुआ करता था, जो कि 1991 में USSR के रूप में टूटा, 28 देशों में टूट गया दोस्तों। रूस बहुत बड़ा था दोस्तों। ये यूक्रेन जो अभी देख रहे हैं ना आप, जितने ये सब रूस का ही हिस्सा था। इतने टुकड़ों में टूटा रूस, जिसका कोई वो नहीं रह पाया। तो अमेरिका और उसके बीच एक वर्चस्वशाली चल रहा था दोस्तों उस समय, वही तो कोल्ड वार शुरू हुआ। उसमें हथियार का उपयोग तो नहीं किया गया, लेकिन उसमें एक वर्चस्वशाली नीति इतनी पनपा। अमेरिका जो था वो पूंजीवादी था, और रूस जो था साम्यवादी था। तो इन दोनों के बीच ये युद्ध छिड़ा हुआ था। इसी के कारण रूस इतने टुकड़ों में टूटा 1991 में। तो देख लीजिए, मैं पढ़ के भी सुना दे रहा हूँ आपको। एक ऐसा वैचारिक युद्ध जिसमें अस्त्र शस्त्र का प्रयोग तो नहीं किया गया, लेकिन युद्ध की समस्या बनी रहती है, शीत युद्ध कहलाता है। समझ गए? बस यही लिखना आपको। एग्जाम्पल मैं आपको बहुत अभी दूंगा। अगर एग्जाम्पल देखिए, डिफिनीसन लिखने के साथ आप अगर बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं ना, तो आप एग्जाम्पल दिया कीजिए। वो एग्जाम्पल थोड़ी ना पूछेगा, नहीं भी पूछे तो दिया कीजिए। देखिए, नंबर आपके अगर 5 है ना तो 4 मिलेगा। यहीं तो एक होता है कि स्मार्ट स्टडी किसको कहते हैं, इसी को तो कहते हैं कि आपको नंबर मिलेगा। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के पतन के बीच की अवधि थी, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे दोस्तों। मैं पहले ही बता दिया था। द्वितीय युद्ध जो 1945 में जब समाप्त हुआ, उसके बाद 1991 तक दोस्तों, जब तक रूस सोवियत संघ टूट नहीं गया, तब तक एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे दोस्तों। एक पूंजीवादी थे, अमेरिका पूंजीवादी थे, ये साम्यवादी थे। इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा था दोस्तों, कोल्ड वार। पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा के बीच युद्ध चल रहा था दोस्तों। पूंजीवादी कौन था? अमेरिका था दोस्तों, और साम्यवादी रूस था। आप एकदम नोट कर सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम PDF भी प्रोवाइड आपको करवाएंगे। आप जो बोलिएगा वो सब मिलेगा, आप खाली बोलिए तो सही। एकदम बने रहिए चैनल पे, आपको एकदम एक क्वेश्चन को डिफिनीसन लिखा जाएगा, टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, सारा सब्जेक्ट आज का पढ़ाया जाएगा। आपको कहीं कोचिंग पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। शीत युद्ध 1945 से 1991 तक चलता रहा दोस्तों। कब तक चला? 1945 से 1991 तक चलता, लगभग 45 सालों तक चला। शीत युद्ध के महत्वपूर्ण बिंदु क्या था? महाशक्ति बनने की होड़ थी इसमें, तेज़ी से बढ़ता हथियार था इसमें, दो विचारों की लड़ाई थी। दो विचारी कौन था? एक था USA और एक था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मतलब एक
रूस था, रसिया एक रूस था। इन दोनों के बीच दो विचारों की लड़ाई था। ये क्या था? पूंजीवादी था, पूंजीवादी था, ये एक साम्यवादी था, साम्यवादी था। इन दोनों के बीच लड़ाई चल रहा था। इसी के कारण तो शीत युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चलता रहा और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चलता रहा। तो पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको मैंने पढ़ा दिया हूँ। अगर पर भी आपको इसमें कुछ क्वेरी या रह गया है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको पढ़ा दूँगा। कल दूसरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा दोस्तों, पॉलिटी का, 12वीं क्लास का। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।